हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेन एंड एफआईआर। साथ ही समन एंड वारंट केसेस का देख लेंगे, एक्विट एंड डिस्चार्ज। बेलेबल ऑफेंस से स्टार्ट करते हैं। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का देखते हैं। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन जो है, जो हमारी सीआरपीसी की बुक में दी गई है कि एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी जो है ऑफेंस जो कि सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल कॉलम 5, सेकंड शेड्यूल कॉलम 5, कॉलम 5 में जो बताया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, या किसी और लॉ ने बताया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है, इस पर बेल दी जा सकती है, तो उसको बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है, इसके अलावा कोई और ऑफेंस, एनी अदर ऑफेंस, यानी कि जो कि बेलेबल नहीं है, जो कि सीरियस नेचर के हैं, एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस ये क्या है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस जो है लेस ग्रीवियस है, लेस सीरियस है। ठीक है। यानी कि ये इतना सीरियस नहीं है बेलेबल ऑफेंस में, यानी कि ये छोटी मोटी जो है क्राइम होगा, छोटा मोटा क्राइम होगा, ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं होगा। ठीक है। और इसमें जो बेल मांगी जाती है, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट मांगी जाती है कि उसका राइट बनता है उसको बेल दी जाए। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर का है, लाइक मर्डर। एग्जाम्पल मर्डर को अगर देख लेते हैं, मर्डर एक सीरियस नेचर का है, किसी का कत्ल कर देना, तो ये नॉन बेलेबल है, इस पर बेल नहीं दी जाती। और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है, यानी कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि वो इसमें बेल दे कि नहीं दे। ठीक है। ये कुछ जो रीजंस बताई गई हैं कि अगर बूढ़ा है, कोई बच्चा है या फीमेल है, तो वो मतलब उनको बेल, नॉन बेलेबल केसेस में बेल मिल जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी हुई है 4F के अंदर दी हुई है, जिसका जिसका मतलब क्या है कि एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर एज पर द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कैन अरेस्ट द कन्वेक्ट विदाउट अ वारंट एंड कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर इसमें डेफिनेशन जो CRPC में दी हुई है, ये क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करेगा मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर लिए बगैर। यानी कि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि कंप्लेन के ऑफेंसेस या कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इसमें मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा, तो उसके बाद ही मजिस्ट्रेट बोलेगी कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि सीरियस नेचर के हैं, तो इसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट करेगा और इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही स्टार्ट करेगा, ना कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज दोज ऑफेंसेज इन विच पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट वारंट, कैन नॉट, यहाँ पे हर एक चीज़ के साथ कैन नॉट लगा लें, वही चीज़ है, नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एंड कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। यानी कि 4F या ये 4N के अंदर है।
फिर इसका नेक्स्ट जो है देख लें, ये सीरियस नेचर है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के हैं, लाइक मर्डर, रेप, किडनैप, ठीक है। और एफआईआर इसमें रजिस्टर की जाती है। एफआईआर रजिस्टर की जाएगी अंडर सेक्शन 154 के अंदर। इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है ये सीरियस नेचर के नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस है और सीरियस के नेचर के नहीं है, ठीक है। नॉट सीरियस, नॉट लगा लें, नॉट सीरियस है। और इसमें जो है क्या होगा, यानी कि नॉट सीरियस है। फॉर एग्जांपल चीटिंग, फोर्जरी, डिफेमेशन हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, ठीक है। तो ये नॉन सीरियस है, तो इसमें एफआईआर नहीं की जाती, इसमें सिर्फ कंप्लेन की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कंप्लेन और एफआईआर को देखते हैं। कंप्लेन की डेफिनेशन 4H के अंदर दी हुई है बुक के अंदर। एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जितने भी इल्ज़ाम हो वो मजिस्ट्रेट को दिए जाए, मजिस्ट्रेट को बताए जाए, कोई पर्सन बताए मजिस्ट्रेट को किसी। एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, यानी कि ओरली या इन राइटिंग विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। कि मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेन की जाए कि किसी पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है, उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है और वो आप जो है मजिस्ट्रेट को इन राइटिंग या ओरली बताया जाए। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या बात कर दी है कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेन के अंदर शामिल नहीं होगी। तो ये क्या है, ये कंप्लेन की डेफिनेशन है 4H के अंदर दी हुई है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है इसमें। फिर एफआईआर की जो डेफिनेशन, एफआईआर की डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है कि इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इन पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर, पीओ ये पुलिस ऑफिसर हो गया, रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाए पुलिस ऑफिसर को, तो ये एफआईआर है, ठीक है। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर के हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर हु कैन फाइल कंप्लेन या एफआईआर, एफआईआर कोई भी पर्सन कर सकता है, इवन जो है माइनर जो है, यानी कि जो बालिग बंदा नहीं है वो भी एफआईआर करवा सकता है। लेकिन कंप्लेन इज सब्जेक्टेड टू सर्टन एक्सेप्शंस, यानी कि ये, लेकिन कंप्लेन सर्टन एक्सेप्शंस पे करती है, यानी कि हर कोई पर्सन कंप्लेन नहीं करेगा मजिस्ट्रेट को, यानी कि ज़्यादा ही ज़रूरी हो तब जाके कंप्लेन किया जाएगा, लेकिन कोई भी पर्सन जो है एफआईआर कर सकता है। फिर कंप्लेन हु कैन फाइल, वूम टू कंप्लेन फाइल, यानी किसको कंप्लेन की जाती है, मजिस्ट्रेट को की जाती है। एंड वूम टू एफआईआर अप्लाई, यानी कि एफआईआर किसको की जाएगी, तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर की जाती है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन अगर देखा जाए तो व्हेन कंप्लेन इज फाइल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट बाय डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, मजिस्ट्रेट, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी, जब मजिस्ट्रेट बोलेगी। इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के कहने पर की जाएगी कंप्लेन में, जबकि एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर खुद ही स्टार्ट कर लेती है, मजिस्ट्रेट से नहीं लेती, क्योंकि एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में होता है जो कि सीरियस नेचर के होते हैं,
फिर फॉर्मेट जो एफआईआर का है, जो लॉ ने फॉर्मेट बताया हुआ है एफआईआर का, जिसमें 8 कॉलम्स हैं, आई थिंक 8 कॉलम्स है, उसके तहत ही होगा, जिसमें टाइम, डेट और वो जो मुतलका इलाका और जो और कौन सा ऑफेंस किया है वो मतलब कि वो सेक्शंस वगैरह लिख दिए जाते हैं। और साथ में जो कंप्लेन मतलब जो एफआईआर करवाने के लिए आता है उसके साइन हो जाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी अपने साइन वगैरह कर लेते हैं। तो एफआईआर का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट है एफआईआर का, उस फॉर्मेट के तहत ही एफआईआर फाइल की जाएगी। जबकि कंप्लेन का कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन के तहत भी मजिस्ट्रेट को बताया जा सकता है, या ओरली भी मजिस्ट्रेट को बताया जा सकता है, कोई कंप्लेन की जा सकती है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं समन केसेस और वारंट केसेस। समन जो है एक डॉक्यूमेंट है, समन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ पर्सन टू वूम इट वाज सेंट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पर्सन को बताया जाता है कि आप कोर्ट में हाजिर हो और मजिस्ट्रेट को एंड आंसर द मजिस्ट्रेट ऑन द कंप्लेन मेड अगेंस्ट हिम, और मजिस्ट्रेट को आंसर दो जो आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है। इट इज़ इशूड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 204 ऑफ CRPC, जो कि मजिस्ट्रेट 204 सेक्शन के अंदर इशू करता है। फिर से एक बार सुनने क्या कहता है कि एक ऐसा ऑर्डर है, समन इज़ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्डर किया जाता है। समन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उस पर्सन को ऑर्डर किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो, टू वूम इट वाज सेंट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड आंसर द मजिस्ट्रेट ऑन द कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम, कि वो कोर्ट पे अपीयर हो और वो जो आंसर दे मजिस्ट्रेट को जो उसके खिलाफ कंप्लेन की गई है। वारंट केसेस क्या होते हैं? अ वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years, यानी कि एक ऐसा जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है जो कि पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। यानी क्या है, समन केसेस या सिंपली एक पर्सन को बुलाया जाता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है तो आप कोर्ट में हाजिर हो, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता और उसने कोई ऐसे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस वगैरह किए होंगे और वो समन के मिलने के बावजूद भी नहीं आ रहा, तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी, वारंट इशू करेगी। और वो वारंट जो है यानी कि किस बात पे इशू करेगी कि उसने कोई ऐसा सीरियस नेचर का ऑफेंस किया होगा या जो जिसकी पनिशमेंट डेथ होगी या इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या जो इम्प्रिजनमेंट है 2 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, वारंट भेजती है उस पर्सन के लिए। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में देख लेते हैं कि समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट अक्यूज इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी कि इसमें चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता कि उसने ये ऑफेंस किया है, यानी कि उस पर चार्ज असल में एलिगेशंस है जो जो कि उसके ऊपर लगाए जाते हैं कि इसने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। चार्ज नॉट मैंडेटरी, चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन इसमें चार्ज जो है मैंडेटरी है, यानी कि वारंट के अंदर बताया जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर बताया जाता है कि इसने ये ऑफेंस किया है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है सिंपल कि वो कोर्ट में अपीयर हो, कोर्ट में हाजिर हो। और इसका क्या है कि जस्ट टू अपीयर इन कोर्ट। And in warrant cases, its objective is to notify the person about the legal obligation to appear। ये legal obligation है उसके ऊपर जो कि कोर्ट में वो अपीयर होगा हर हाल में, ठीक है, क्योंकि उससे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस किए हुए हैं, उसके ऊपर चार्ज बना हुआ है। In summon cases, instructions are to produce any document or other thing in the court। इसमें क्या है, समन केसेस में पर्सन को अपीयर करने के लिए बुलाया जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, या कोई और चीज़ें मंगवाई जाती है, तब समन भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन वारंट केस में क्या होता है, वारंट अथॉरिटी इज़ गिवन टू पुलिस ऑफिसर, यानी कि इस वारंट केसेस में क्या है, पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाती है टू ब्रिंग एंड प्रोड्यूस द अक्यूज टू द कोर्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो कोर्ट में अक्यूज को लेकर आए, प्रोड्यूस द अक्यूज इन द कोर्ट।
फिर देख लेते हैं समन केसेस क्या है। समन ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्डर किया जाता है एक पर्सन को कि वो कोर्ट में अपीयर हो। लेकिन वारंट क्या है, जब कोई पर्सन समन के केस पे समन मिलने के बाद भी नहीं आता, उसने कोई ऐसे सीरियस नेचर के ऑफेंसेस किए हुए हैं जो कि पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, या इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 2 ईयर्स है, तो उसके लिए वारंट भेजा जाता है। और उस वारंट पे उस पे मतलब पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी होती है जब वो उसको लेकर आता है, ठीक है, कोर्ट में। इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता, यानी कि समन केसेस में चार्ज उसके ऊपर फ्रेमिंग नहीं होता, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वारंट केसेस में उसने जो ऑफेंस किया है, यानी चार्ज लगाया जाएगा कि इसने ये ऑफेंस किया है, तो ये मैंडेटरी है कि वारंट पे लिखा जाएगा। और समन केसेस में क्या है कि जस्ट टू अपीयर इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट में अपीयर उसको बुलाया जा रहा है। लेकिन वारंट केस में क्या होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि उसने हर हाल में कोर्ट में अपीयर होना है। और समन केसेस में क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स भी उससे मंगवाए जा सकते हैं, कोई चीज़ भी मंगवाई जाती है। लेकिन वारंट केस में वो पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाए, यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शन है कि तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ या ये चीज़ कोर्ट में लेकर आओ, ये इंस्ट्रक्शंस होती है, या खुद अपीयर हो। लेकिन वारंट केसेस में क्या होता है, अथॉरिटी दी जाती है पुलिस ऑफिसर को कि वो अक्यूज्ड को लेकर आए, उसको प्रोड्यूस करे कोर्ट में। नेक्स्ट इक्विटल और डिस्चार्ज को देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। Acquittal means legally freeing the accused when he is found innocent by the court after considering all the facts and evidence submitted in this regard। यानी कि एक लीगली फ्री किया जा रहा है एक पर्सन को, लीगली फ्रीइंग द एक्यूज्ड, एक एक्यूज को लीगली फ्री किया जा रहा है जब कोर्ट को लगे कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। व्हेन ही इज़ फाउंड गिल्टी, ही इज़ फाउंड इनोसेंट, innocent by the court after considering all the fact, सारे फैक्ट्स बाय द कोर्ट, सारे फैक्ट्स के मालूम होने के बाद, all the facts and evidence submitted in this regard, facts and क्या है कि इक्विटल क्या है कि एक लीगली फ्रीइंग द एक्यूज, यानी कि लीगली जो है एक एक्यूज को फ्री कर दिया जाता है जब कोर्ट को लगे ये जो पर्सन है वन ही इज़ फाउंड इनोसेंट बाय द कोर्ट, जब कोर्ट को लगे कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट, जितने भी हकाइक थे उसके मालूम होने के बाद, या एविडेंस सबमिटेड इन दिस रिगार्ड, या जो एविडेंस कोर्ट में सबमिट की गई है उससे, या जितने भी हकाइक थे उससे कोर्ट को लगे कि ये पर्सन जो है ये इनोसेंट है, ये मासूम है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, तो उसको लीगली फ्री कर दिया जाता है, जो कि उसका राइट है, यानी कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन डिस्चार्ज क्या है, लीगली डिस्चार्ज को देखते हैं। लीगल ऑर्डर ऑफ रिलीज given by the magistrate when the ground on which he या she जो है is arrested came out as false या unsubstantiated और unsubstantiated। क्या है, एक लीगल ऑर्डर है रिलीज का, लीगल ऑर्डर ऑफ रिलीज गिवन बाय मजिस्ट्रेट, गिवन
given by magistrate when the grounds on which he or she is arrested came out as false or unsubstantiated। यानी किसी पर्सन को या अगर अरेस्ट किया गया है, यानी वो जो अरेस्ट किया गया है उसे गलत मतलब फॉल्स, यानी कि वो वैसे ही बेवजह उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट उसको डिस्चार्ज करेगी, तो कोर्ट एक लीगल ऑर्डर बनाएगी, उसको रिलीज़ करेगी। तो वो जो जिन ग्राउंड्स पे रिलीज़ किया जाएगा वो फॉल्स हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज है। इक्विटल क्या है, इसमें प्रूफ करना पड़ता है, एविडेंस वगैरह देनी पड़ती है, फैक्ट्स को मालूम करना पड़ता है, और फिर उसका बताया जाता है कि ये जो पर्सन है इसने कोई जुर्म नहीं किया, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज में क्या है, उसको अरेस्ट किया गया था फॉल्स तरीके से, यानी कि बेवजह उसको अरेस्ट किया गया था, उसने कोई जुर्म वगैरह नहीं किया, और उन ग्राउंड्स को देखते हुए मजिस्ट्रेट एक लीगल ऑर्डर बनाएगी और उसको डिस्चार्ज करेगी, यानी कि रिहा कर देगी। फिर री अरेस्ट देखते हैं कि री अरेस्ट क्या होता है। री अरेस्ट की अगर डेफिनेशन आए तो री अरेस्ट क्या है, री अरेस्ट एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी री अरेस्टेड ऑन द अच्छा इसी में डिस्चार्ज और डिस्चार्ज और इक्विटल का देखते हैं कि री अरेस्ट में अगर डिस्चार्ज कोई पर्सन एक्विट हो गया है तो उसको दोबारा जो है री अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसको डिस्चार्ज किया गया है, यानी कि रिहा किया गया है, सिर्फ रिहा किया गया है, तो उन्हीं ग्राउंड्स पे दोबारा उसको री अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो प्रूव हो जाए, यानी कि वो अगर फॉल्स थे, अगर वो सच्चे साबित हो जाए तो उनको दोबारा री अरेस्ट किया जाएगा। डिस्चार्ज में जो है डिस्चार्ज किया जाएगा फ्रेमिंग ऑफ इशू से, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले, ठीक है। डिस्चार्ज made before framing of charge and acquittal made after framing of charge। इनोसेंस जो है एक्विटल में इनोसेंस बताई जाएगी और डिस्चार्ज में इनोसेंस नहीं बताई जाएगी। सिर्फ ये बताया जाएगा कि इसको यानी कि जो केस था या जो प्राइमा फेसाई एविडेंस जो है, ये पर्सन वैसे ही अरेस्ट किया गया था तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।